हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हुए हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सबमिट्स हुई हैं, उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा पॉइंट इस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देते हैं रामसर सम्मेलन कब हुआ था। 1971 में हुआ था। ये ईरान के एक शहर में हुआ था। क्यों हुआ था? ये आर्द्रभूमि क्योंकि के आर्द्रभूमि के बचाने के लिए हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2 फरवरी के दिन आर्द्रभूमि दिवस या 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जो एक करंट अफेयर रिलेटेड है आर्द्रभूमि से, तो 2025 तक भारत में 93 रामसर साइट्स थी और 2026 में ये 99 हो चुकी है। ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? 1972 में आया था। और इसी वजह से अगले साल 1973 5 जून से इन्वायरमेंट डे मनाने की घोषणा हो गई थी। बात करते हैं इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंट पहली बार घोषित किया गया था। इन्वायरमेंट को लेकर पहली बार कोई जो कुछ बना था ना, कोई कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। याद रखिएगा। फिर ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। उसमें बात की गई थी कि आप कितने भी डेवलप हो रहा है, लेकिन इन सब में प्राइमरी काम ये भी है कि आपका इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए और ये हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। देखते हैं यूएन फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंट समिट जो भी मैंने आपको बताया लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी का निर्माण स्टॉकहोम कन्वेंशन में ही हुआ था। ठीक है। फुल फॉर्म तो वही लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। ठीक है। अगर ट्रिक से याद करना हुआ कि चलो अभी किसी किसी को याद नहीं होता है या फिर दिमाग में बनी नहीं रहती, तो इसके लिए ट्रिक भी है। पर्यावरण को सारा स्टॉक जो कि स्टॉकहोम में होता, तो सीधा पर्यावरण का सारा स्टॉक 5 जून को यूएनईपी के पास जमा कर दो। ठीक है। तो वही 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। और याद करने के लिए कि पर्यावरण का सारा स्टॉक, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और 5 जून 1973 से इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाने लगा। ठीक है। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की या रियो सम्मेलन इसी को बोलते हैं। अर्थ समिट या रियो समिट सीधा क्वेश्चन पूछता कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है। इसमें बात किसकी गई थी? इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, एजेंडा 21 के अंतर्गत सीधा सा सवाल पूछेगा कि रियो सम्मेलन या फिर अर्थ समिट कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। सतत विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 के अंदर ये बात की गई थी। और 21वीं सदी का एक्शन प्लान विकास और पर्यावरण दुश्मनी नहीं। कहने का मतलब है कि इसमें बात किया गया था कि देखिए डेवलपमेंट भी होना चाहिए, पर आप इतना डिस्ट्रैक्ट मत करो कि पूरा इन्वायरमेंट या फिर हैबिटेट ही लॉस हो जाए। तो इसी में यह बात की गई थी। अब इसमें लफड़ा क्या था ये देखिए। जितनी भी ग्लोबल नेशन है, अमीर देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो कह रहे हैं हमने प्रदूषण करके विकास। उनका क्या फंडा था कि अब तो वो 1857 में ही इतना ज्यादा प्रदूषण करके इंडस्ट्रियलाइज करके विकास विकसित हो गए थे। अब वो कह रहे थे कि एक काम करो, प्रदूषण बंद करो, इससे इन्वायरमेंट का डिग्रेड हो रहा है। तब जो विकसित जो विकासशील देश है वो कहते हैं कि हमें विकास के लिए फैक्ट्रियां क्यों बंद करनी चाहिए। तब ये लोग बैठ के एक सम्मेलन करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई करो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करो। मतलब ये याद रहे कि चीजों का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। ट्रिक्स कैसे याद करेंगे कि पृथ्वी पर रियो बहती है। रियो एक नदी का नाम है, उसे बचाने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया। ठीक है। पृथ्वी पर एक नदी बहती है जिसका नाम रियो है, और उसको बचाने के लिए एजेंडा 21। क्योंकि ये ट्रिक में ये चीज याद रखेगा, दो चीज ऐड की गई है। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आया। ठीक है। और एजेंडा 21 बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, द एटमॉस्फेयर ट्रैप। ठीक है। इसमें इस स्लाइड में दो तीन चीज याद करने वाली है। पहला तो कि 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? ओजोन परत की छेद से रिलेटेड था। पहला सवाल क्या पूछेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ओजोन परत की छेद से रिलेटेड था। अब अगर आपको याद करना है दिमाग में, जैसे ये ना याद रहे, तो सूर्य की किरणों को रोकने वाली ढाल वही होती है जो ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर वही मेटाफर के तौर पे, आप इसमें मेटाफर इसलिए लिखाऊं कि याद रह जाएगा आपकी ये किस लिए था। ये शील्ड को बचाने के लिए, पृथ्वी की शील्ड को बचाने के लिए, मतलब ओजोन को बचाने के लिए। ठीक है। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में था। पृथ्वी की गर्मी को रोकने के लिए जो ब्लैंकेट होता है, जो एक लेयर बनी होती है ग्रीन हाउस गैस वाली, उसको बचाने के संदर्भ में था। ठीक है। इसमें लिखा है ग्रीन हाउस गैसेस क्या? CO2 और मीथेन। और जो ये गैसेस हैं जो इसको डिग्रेड करती हैं ओजोन परत को, वो CFC है, जो कि फ्रीज, AC और फोम से निकलती है।
नेचर की बात करें तो दुनिया का सबसे सफल समझौता माना जाता है कौन सा, मॉनिटरी प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये इसमें ये क्यों, ये क्या था, ये लोगों ने कन्वेंशन बनाया कि ये करेंगे, पर इसमें आ गया बाध्यकारी। जहां भी बाध्यकारी चीजें हो जाती है, जो डेवलप्ड नेशन है उनको दिक्कत होने लगती है। तो देखिए ना, तनावपूर्ण कानून रूप से बाध्यकारी और यूएसए से पीछे हट गया। अब याद कर लेते हैं मॉनिटरी प्रोटोकॉल को, किस ट्रिक से याद करेंगे। तो मॉन्टी ने ओजोन के छेद पर टेप चिपकाया, ठीक है, मॉन्टी ने ओजोन के छेद पर टेप चिपकाया। मॉन्टी क्या है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ओजोन क्या है, लेयर है, और टेप चिपकाया मतलब उसको रोकने की बात की गई है ओजोन प्रोटोकॉल में, ठीक है। मॉन्टी ने ओजोन की लेयर पर टेप चिपकाया। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्यों से क्योटो प्रोटोकॉल हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उम्मीद है याद हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, तो 2016 किगाली समझौता, किगाली समझौते के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल में आपने देखा था कि सीएफसी, अब मॉनिटरी प्रोटोकॉल सीएफसी, ओजोन बच गई, ठीक है। इंडस्ट्री नीडेड ए न्यू, अब हुआ क्या कि सीएफसी मॉनिटरी प्रोटोकॉल में क्या हुआ, ये बैन हो गई, ठीक है। बैन होने से क्या हुआ, ओजोन बच गई, लेकिन अब इंडस्ट्री को कुछ तो चाहिए होगा ना। तो इंडस्ट्री नीडेड ए न्यू एसी गैस, फिर एसएफसी इंट्रोड्यूस कर गई। अब देखिए, सीएफसी तो बैन कर दी गई यहाँ, ठीक है, अब क्या इंट्रोड्यूस करिए, एसएफसी बैन कर दी। अब देखिए, एसएफसी ट्रैप थाउजेंड ऑफ टाइम्स मोर हीट देन CO2। मॉनिटरी का समाधान ग्लोबल वार्मिंग की नई बीमारी बन गई। होता क्या है कि हम इधर एक चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक नई बीमारी को जन्म दे देते हैं, ठीक है। फिर बात उसी में बात किया गया किगाली अमेंडमेंट का, ठीक है, जो रवांडा में हुआ था। उसने जो भी गलती हुई, उसने क्या, पैचेस द मिस्टेक, वही बोलते हैं, बैन्स एसएफसीज अंडर द मॉनिटर इटसेल्फ, उसने एसएफसी भी बैन कर दिया। आगे देखते हैं, ट्रिक से याद करना हो तो, एसी की एसएफसी गैस ने पर्यावरण को गाली दी, मतलब किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। एसएफसी कहां से, किगाली एग्रीमेंट, उसे बैन कर दिया गया, ठीक है। तो किगाली एग्रीमेंट में एसएफसी बैन कर दिया गया। इस पूरी स्लाइड का एक सबसे बड़ा हुआ है कि 2016 में किगाली समझौता हुआ, उसमें हुआ क्या, एसएफसी को बैन कर दिया गया। एसी की एसएफसी गैस ने पर्यावरण को गाली दी, मतलब किगाली में एसएफसी बैन कर दिया गया। दो स्टेटमेंट याद रखना है बस। ये पूरा इसलिए लिखा गया कि वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपको समझ आए, बाकी इतना है नहीं जितनी चीजें दिख रही है। बात करते हैं 2000 में। सन 2000 में कार्टिजेना प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। फोकस करता है ये बायोसेफ्टी, एलएमओस मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे। ये जैसे कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप समझ रहे होंगे कि किसी जेनेटिक रूप से किसी को जेनेटिकली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज लाना और उसको अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कीटनाशक रोधी मक्का जैसे हमने बनाया, हवा में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, अब जो खरपतवार है वो भी नो वीट किलर कैन डिस्ट्रॉय, ये भी अपने आप को सुपर वीट बना लेते हैं, ये भी वो कर लेते हैं। तो इसमें यह चीज ध्यान रखा गया कि प्रकृति में तबाही रोकने के लिए एलएमओ की आयात निर्यात में पूरी पारदर्शिता हो, किसकी, कार्टिजोना में, ठीक है। अब सिंपल सा, कार्टिजोना को याद कैसे रखोगे, इससे जो जो कार्टिजोना 2000 में आया था, याद रखना है, फोकस बायोसेफ्टी और एलएमओस। तो बायोसेफ्टी के सारा सामान कार्टिजोना में भर के ले आओ। बायोसेफ्टी की बात किसमें की गई, कार्टिजोना में। देखो, सवाल घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में सीधा सवाल पूछेगा कि बायोसेफ्टी की बात किस प्रोटोकॉल में की गई थी, मॉनिटेल दे देगा, किगाली दे देगा और कार्टिजोना दे देगा। तो याद रखिए, कार्टिजोना, कार्टिजोना 2000, बायोसेफ्टी, बस ये तीन चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, ठीक है। एक बायोपायरेसी इंपायर, द बायोपायरेसी फ्लो। होता क्या था कि जैसे कोई किसी जंगल में रह रहा है, कोई ट्रैवल ग्रुप है, उसके पास एक पारंपरिक ज्ञान है कि इस प्लांट का यूज करके मेडिसिनल मैं कुछ बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन होता था क्या, लोग उसको, बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चोरी कर लेना, ठीक है, कुछ चीज को उठा के उसमें अपना टैग लगा देना, उसी को बायोपायरेसी बोलते हैं, आसान शब्दों में यही मतलब है, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल, नगोया के अंदर एक जेनेटिक्स और विविधता बहुत खतरनाक होती है। तो सिंपल सा मतलब है कि नगोया प्रोटोकॉल में बायोपायरेसी एम्पायर पे बात की गई थी, ठीक है, बायोपायरेसी के विषय में बात की गई थी। क्वेश्चन यही पूछेगा, मैं हर स्लाइड में यही बता रहा हूँ कि नगोया प्रोटोकॉल कब आया, 2010 में, किस संदर्भ में बात की गई, तो बायोपायरेसी के संदर्भ में बात की गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2013 में आया मिनीमाटा सम्मेलन, मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए, मिनीमाटा को आप समझिए, ऐसे याद रहेगा
याद होता है तो ठीक है, मैं डायग्राम जो बना उसे समझिए। होता क्या है कि जो किसी कंपनी से मान लीजिए ये निकला, उसका जो वेस्ट है उसमें कैडमियम है, पारा मरकरी सॉरी मरकरी है, वो निकला समुद्र में गया, उसको छोटी मछलियों ने खाया, फिर बड़ी मछलियों ने खाया, इसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन, वो अक्यूमुलेट होता गया। ठीक है, फिर उसको जब ह्यूमन खाया तो ये क्या कर दिया, इसके तंत्र पे हमला कर दिया। ठीक है, पैरालिसिस वगैरह मार दिया, दिमाग स्लो हो गया, जो भी चीजें उसके न्यूरल सिस्टम पे हमला कर दिया। तो मिनीमाटा सम्मेलन, मीना को इतना गुस्सा आया कि पारा हाई हो गया। तो मिनीमाटा सम्मेलन किससे रिलेटेड था, पारा से रिलेटेड था। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मिनीमाटा सम्मेलन कब हुआ, 2013 में सम्मेलन हुआ, किससे रिलेटेड था, पारा से कहां से, और क्या करता है, तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है। बस ये क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, द विप टॉक्सिन ट्रैप, बासेल वर्सेस रॉटरडैम। देखिए हुआ क्या था कि जो अमीर देश थे ना, वो इस क्या करते थे, अपने देश का जो जहरीला था पदार्थ या टॉक्सिक जो था, जो वेस्ट था, उसको दूसरे या गरीब नेशंस में डंप कर देते थे। ठीक है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सिग्नेटरी के, कुछ भी ऐसे डंप कर देते थे। इसी को कहा गया था टॉक्सिक कॉलोनिज्म। ठीक है, वो अपने देश का कूड़ा दूसरे देश में जाके डाल देते थे। ठीक है, तो इसी के लिए एक साइन हुआ 1980 में बासेल कन्वेंशन। ठीक है, फोकस किया गया स्टॉपिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डंपिंग ऑफ हजार्ड वेस्ट। इसमें बात की गई कि आप किसी देश में ऐसे ले जाके अपने देश का कूड़ा नहीं डाल सकते। होता क्या था अक्सर कि जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, ये अपना कूड़ा उठा के कभी इंडिया की तरफ डाल देते थे, कभी अफ्रीका में डाल देते थे। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी चीज को रोकने के लिए लाया गया बासेल लॉज। आगे देखते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, फोकस किस पर था, एक्टिव ट्रेड ऑफ केमिकल्स इंट्रोड्यूस। ठीक है, अगर आपके कोई भी आपके देश में कोई भी केमिकल या कुछ हो रहा है, तो इस सबसे पहले उस देश से परमिशन लेना पड़ेगी, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रिक देख लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा कि खतरनाक कचरा हमारे घर के बेसिन में मत डालो। तो सिंपल सा है, बेसल में क्या करो, कचरा मत डालो, खतरनाक कचरा मत डालो। ठीक है, तो याद हो गया बासेल नॉर्म 1989 क्या करता था, कचरा दूसरे देश का उठा के डाल देता था। किसके, इसके अंदर, किस नॉर्म्स के अंदर, बासेल नॉर्म्स के अंदर। अगला देखते हैं 1998 रॉटरडैम। इसकी ट्रिक क्या है कि खतरनाक केमिकल पीकर इंसान रोता है। तो इसमें रॉटरडैम कन्वेंशन में किसकी बात हो गई थी, देखिए रॉटरडैम में खतरनाक केमिकल की। दो चीज याद रखिए, 1998 में आया था क्या, रॉटरडैम कन्वेंशन, बात किसकी हुई थी, खतरनाक केमिकल की। तो ट्रिक क्या बनती है, खतरनाक केमिकल पीकर इंसान रोता है। ठीक है, ये हो गया अगली ट्रिक। उम्मीद है आप चीजें याद होंगी, आपको याद हो जाएंगी ट्रिक के थ्रू। अब बात करते हैं 2015 में पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, इसको कॉप 21 भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बात हो गई थी कि इसे पेरिस समझौता में टेम्परेचर को लेकर बात हो गई थी कि अगर जैसे जिस तरह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंच गया ना, तो चीजें बहुत दिक्कत हो जाएंगी, अनफंक्शनल होने लगेंगी। तो यही बात हुआ था कि सोलर एनर्जी का यूज करो, सोलर वगैरह लगाओ, पेरिस एग्रीमेंट में यही बात हुई थी। तो ये देखते हैं, हाँ, अगर 1 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया तो पृथ्वी आईसीयू में पहुंच जाएगी, ग्लेशियर पिघलेगा, बाढ़ आएंगे, सूखे की तबाही होगी। मैंने देखिए थर्मामीटर डाल के पूरा चीज आपको क्लियर हो जा रहा है कि जैसे 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंचता है, अंग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी यही काम होगा। सिर्फ 1.5 डिग्री से बढ़ने के कारण सिस्टम ठप हो जाता है, बदन दर्द, थकान, ये सब होने लगता है। आप उस सेम आप अर्थ के केस में देख लो, जैसे ही 1.5 डिग्री बढ़ेगा ना, चीजें बहुत फ्लक्चुएट होने लगेंगी। ट्रिक अगर याद करनी है कि पेरिस की गर्मी को हम 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं सहेंगे, इसलिए सोलर लगाओ। ठीक है, अब बात की है कि पेरिस समझौते में किसकी बात हुई थी कॉम्पिटिटिव में, कि टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है उसको रोकना है। जो अर्थ का टेम्परेचर चढ़ रहा है, ये सोलर लगाओ। आप, मैं सोलर लगाओ इसलिए लिखा हूं ना कि वो आपको रिलेट करने में होगा। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सोलर लगाओ और बिजली बनाओ और उससे अपने आप को कूल रखो। लेकिन जो मेन है पेरिस समझौता में, वो बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोकना है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं भारत के कूटनीतिक उदय का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, हुआ होता क्या है कि हम लोग ट्रॉपिक कंट्री है। ट्रॉपिक कंट्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ, हमारा सन, सूर्य की किरणें प्रॉपर हमारे ऊपर गिरती है लगभग 12 के 12 महीने। तो इसका तो हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए, मतलब कुछ तो फायदा उठाए, जो सनलाइट इतनी आ रही है, वेस्ट होती जा रही है, तो हम क्यों ना इसको रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाए। तो वही इसमें बताया गया है कि हम पेट्रोपॉलिटिक्स, पहले तो विकासशील देश में केवल रूल टेक, पेट्रोपॉलिटिक्स मतलब क्या, जो भी डेवलप्ड नेशन है ना, पेट्रोल कौन किसको बेचेगा, कितने में बेचेगा, इस चक्कर में फंसे रहते थे। हमने इससे उभरने के लिए सोचा कि अब हम बिजली, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इससे ऊपर उभर कर अब हम बात करेंगे सोलर अलायंस के ऊपर, सोलर एनर्जी बनाने के ऊपर। तो वही बात की है पेरिस एग्रीमेंट या
पैराडाइग्म शिफ्ट होता है। ये देखिए इसलिए मैंने सोलर पैनल इधर बना हुआ है। इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स, भारत और फ्रांस के नेतृत्व में हम रूल मेकर्स बने और ये देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। सबसे अच्छी बात है कि इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम भारत में और मैसिव जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं द वाइल्ड लाइफ ट्रैप सिटीज वर्सेस बोन की। तो 1973 में सिटीज वाशिंगटन सम्मेलन। ठीक है, अब इसमें किसकी बात हुई थी? सिटीज में बात हुई थी स्टॉपिंग ह्यूमन ग्रीड एंड द इलीगल इंटरनेशनल मार्केट ऑफ इंडिजिनस एनिमल। सिटीज में क्या होता था? सिटीज के हम सिटीज 73 में आया। ठीक है, 72 में स्टॉकहोम आया था और 73 में सिटीज कन्वेंशन आया। सिटीज कन्वेंशन बात की गई कि भैया हम इलीगल मार्केटिंग नहीं करेंगे इंडिजिनस एनिमल का, मतलब हम उसको इधर सप्लाई नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, और हम उसकी मार्केटिंग रोक के रखेंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल की साइट पर खतरे वाले जानवरों का व्यापार। ट्रिक कैसे याद करेंगे कि इंटरनेट पर साइट साइट वही सिटीज है तो उसको साइट लिख दिया हूं, पर खतरे वाले जानवरों का व्यापार बैन है। तो आप कैसे रखेंगे कि सिटीज में जो भी खतरे वाले इंडिजन जानवर है उनका व्यापार बैन है, ये आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं बॉन सम्मेलन की जो 1917 में आया था। ठीक है, ये बात करता है प्रोटेक्टिंग फ्लाइट पाथ एंड हैबिटेट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर। अगर आपको याद होगा तो कोयला देव नेशनल पार्क में कौन सी बर्ड की माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज आती है हर साल? कमेंट करके बताइए। तो ठीक ऐसे ही रूट को, जो माइग्रेटरी बर्ड होती है उनके रूट को बचाए रखने के लिए, उन पे काम करने के लिए, उनकी निगरानी के लिए बनाया गया था बॉन सम्मेलन। ठीक है, पक्षियों के पास पासपोर्ट तो होता नहीं है, तो ये ह्यूमन का ये कर्तव्य बनता है कि उनका जो रूट है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें कुछ बाधाएं ना आए। तो देखिए अब ट्रिक याद कर रहे थे कि पक्षी उड़कर दूसरे देश में बॉर्न लेते हैं इसलिए वो प्रवासी होते हैं। तो क्यों ऐसा है कि बॉन सम्मेलन किससे रिलेटेड है? पक्षियों के प्रवास से संबंधित है। किससे? पक्षियों के प्रवास से। क्या बॉन सम्मेलन कब आया था? 1979 में। ठीक है, अगली वीडियो, अगली स्लाइड देखते हैं। बात करते हैं 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ये बात करता है और कॉमन फ्यूचर की, हमारा साझा भविष्य। ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप, ठीक है, ये अर्थ जो है वो आपकी नीड पूरी कर सकता है, ग्रिड नहीं। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम वर्तमान में उतना ही पूरा करें, उतनी ही जरूरतें, जितनी जरूरतें उतना ही रिसोर्स यूज करें कि जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ बचाए, उनके सर्वाइवल के लिए चीजें होनी चाहिए। यही बात हुई थी। बस स्टेटमेंट है कि आज के मुनाफे के लिए इतना कोयला ना जलाएं कल के बच्चों को ऑक्सीजन ही ना बचे। तो वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि इतना ही आज यूज करें कि कल आने वाली पीढ़ी के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रिक है कि आने वाली पीढ़ियों का विकास करने के लिए हमें ब्रंट लैंड करना पड़ेगा, ब्रंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही है कि आने वाली पीढ़ियों की विकास करने के लिए हमें ब्रंट लैंड करना पड़ेगा या ब्रंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि ये याद, ब्रंट लैंड रिपोर्ट में आने वाली पीढ़ी के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला देखते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है। अपन ने जो भी पढ़ा उसका एक मैप देख रहे हैं। अपने रामसर पढ़ा, पेरिस कन्वेंशन पढ़ा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा, स्टॉकहोम पढ़ा, नगोया पढ़ा, रियो पढ़ा, मॉनिटरी पढ़ा, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, मिनीमाटा पढ़ा, बासेल पढ़ा, किगाली पढ़ा, कार्टेजिना पढ़ा और सिटीज और बॉन पढ़ा। ठीक है, निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण की तबाही देशों की सीमाएं नहीं देखती है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें अलग अलग देशों से नागरिकों को होने का ठप्पा हटाकर एक पृथ्वी का नागरिक, सिटीजन ऑफ अर्थ बनना होगा, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। तो एक ये वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है, आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी और इसमें जो भी ट्रिक दिए हुए हैं आप इस ट्रिक को एक दो बार खुद से आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रिक है एक बार दिमाग में घुमाइएगा, काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।